A very very good morning to all of you students. Welcome to online classes of शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीमा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थर्ड पार्ट तक पढ़ लिया है। थर्ड पार्ट तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बैक्टीरिया और फंगी के बारे में हमने बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जान लिया। उसका यूजफुल और हार्मफुल दोनों एस्पेक्ट हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जो है वो प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ जो है एक स्मॉल, दिखने में कैसा है, छोटा है, स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। किसके लाइक है? एनिमल्स लाइक, स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो होता है वो स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर हुआ? यानी कि यह प्रोटोजोआ जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? जानवरों जैसे जीव होते हैं, यानी कि जानवर की तरह ही यह दिखाई देते हैं। प्रोटोजोआ में जो होता है, जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं। पहला मान लीजिए अमीबा, उदाहरण में है अमीबा, पैरामीशियम, PARA है, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, एंट अमीबा, ठीक, एंड इसके बाद अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, इसके ETC एक्सेट्रा, यानी कि इसके बाद भी और भी बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। लेकिन कॉमनली हम जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआस होते हैं, जो स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म हैं। यानी कि इनका आकार जानवरों जैसा है, लेकिन ये कैसे हैं? जानवरों जैसे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? आकार में बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल आकार के होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए, लोकोमोटरी आर्गन जो होते हैं इनमें, यानी लोकोमोशन के लिए लोकोमेट्री आर्गन इनमें देखा जाए, लोकोमोशन का जो आर्गन्स होता है इनमें, लोकोमोशन में सीलिया, अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया, अमीबा से हम देखते हैं स्यूडोपोडिया, अमीबा में स्यूडोपोडिया, पैरामीशियम में सीलिया, ठीक है, यूग्लिना में हाँ, लोकोमोटरी आर्गन जो होता है अमीबा में स्यूडोपोडिया, और पैरामीशियम में सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजिला। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्या कहते हैं, लोकोमोटरी आर्गन्स इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला, यह जो है प्रोटोजोअन्स में लोकोमेट्री आर्गन्स, यानी कि चलने के लिए, मूवमेंट के लिए ये सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने के लिए भी सहायक होते हैं। इससे पहले आपने पिछले क्लास में क्लास 7th में चैप्टर में पढ़ा होगा, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तब आपको बताया गया होगा कि स्यूडोपोडिया जो है वो फूड को पकड़ने का भी कार्य करता है। किसमें? प्रोटोजोआ में, अमीबा में। सीलिया जो है पैरामीशियम में फूड्स को पकड़ने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? यानी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं स्मॉल एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम। लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है इनमें स्यूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला। इस तरीके से आगे हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए, इसमें जब हम इनके आकार की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो हमने देख लिया, अब साइज की बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं 2 से लेकर के, यानी 2 से लेकर के 200 माइक्रोन्स तक होते हैं। इनका जो आकार होता है 2 से लेकर के 200 माइक्रोन्स तक होता है, ठीक है। ये इनका आकार हो गया, साइज। अब शेप की बात करते हैं, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ का जो शेप होता है, कुछ प्रोटोजोआ का डिफिनिट शेप होता है, यानी कि एक उनका निश्चित आकार होता है। लेकिन बाकी वाइल
अदर प्रोटोजोआस, अदर आर नॉट डिफिनिट शेप, नॉट डिफिनिट शेप, यानी कि बाकी में डिफिनिट शेप नहीं पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, सम प्रोटोजोआ जो होते हैं, सम प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस हैव डिफिनिट शेप, सम प्रोटोजोवंस हैव डिफिनिट शेप व्हाइल अदर आर नॉट डिफिनिट शेप, यानी कि कुछ में क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, निश्चित आकार होता है, लेकिन बाकी जो प्रोटोजोवंस होते हैं उनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं अनिश्चित आकार वाले प्रोटोजोवंस की बात करेंगे, निश्चित आकार वाले प्रोटोजोवंस की बात करेंगे। डिफिनिट शेप में हम देखते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम का एक डिफिनिट शेप होता है, इसका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल के आकार का होता है, यह इसका डिफिनिट शेप है, यह इसका डिफिनिट शेप है। लेकिन अगर नॉट डिफिनिट शेप की बात करें तो अमीबा, अमीबा जो होता है स्ट्रक्चरलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा प्रोटोजोवंस है जिसे हम स्ट्रक्चरलेस प्रोटोजोवंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका आकार कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि अमीबा को अगर हम ऐसे बना दिए तो ऐसे हो सकता है, यानी क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरलेस हो गए, स्ट्रक्चरलेस हो गए, यानी इसका कोई भी आकार जो होता है वो सेम नहीं मिल रहा है। लेकिन पैरामीशियम जो होता है उसका स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका डिफिनिट शेप होता है। समझ में आ गया, यानी कि कुछ जो होते हैं प्रोटोजोवंस डिफिनिट शेप के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिफिनिट शेप के नहीं होते हैं। अब इनमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। प्रोटोजोआस जो होते हैं वो उनमें कौन कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, हमने इससे पहले ही बताया कि क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, चैप्टर जो 2 है उसमें न्यूट्रिशन के बारे में आप अच्छे से जाने होंगे। लेकिन इसमें आप जान लीजिए न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन एक जो प्रोटोजोआ है यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, एक्सेप्ट यूग्लिना, यूग्लिना को छोड़ करके बाकी सभी प्रोटोजोवंस में ऑल द प्रोटोजोवंस हैव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि इसको छोड़ करके यूग्लिना को छोड़ करके बाकी सब क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। यूग्लिना, सिर्फ यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाता है, यानी यूग्लिना जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। और बाकी इसको छोड़ करके, यूग्लिना को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, सभी के सभी प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ये फॉलो करते हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से ये जो प्रोटोजोवंस हैं इस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है, बाकी सभी के सभी प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। बात करते हैं हम इसमें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की जब बात हम करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली आर बोथ, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन, द्विखंडन। बाइनरी फिजन जो होता है किसमें होता है आप जानते ही हैं, अमीबा में होता है। बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में होता है, यह क्या करता है, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इक्वली जो होता है अमीबा इस तरीके से है, अमीबा जो है वो आगे चल करके एक पेरेंट सेल हो गया, इस पेरेंट सेल से 2 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अमीबा जो है वो 2 इक्वली डिवाइड 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो गए, इसके डॉटर सेल हो गए, ठीक है। ये बाइनरी फिजन होता है। इसमें मल्टीपल फिजन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुखंडन, बहुत सारे खंडों में विभाजित होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसमें ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें क्या कहते हैं कि मल्टीपल फिजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें आप और भी देख सकते हैं बडिंग, बडिंग जो है, बडिंग भी होता है इसमें, जिसे हम बडिंग जो है वह यूग्लिना के अंतर्गत होता है। यूग्लिना में बडिंग की प्रोसेस होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, ठीक है, एक्सेट्रा जो होते हैं इसमें प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में ही
रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, जैसे हमने बताया कि दोनों चीजें होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जानते ही हैं, इस तरीके से होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें, जिसे सीलिया कहते हैं। इसमें कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया किसके? बाकी सभी के सभी प्रोटोजोन्स के सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। बाकी सभी के सभी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके? पैरामीशियम को छोड़ करके। क्लियर? अब हम इसके यूजफुल और हार्मफुल एस्पेक्ट को देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का यूज कहाँ है? यूजेस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, इसका यूजफुल एस्पेक्ट क्या होता है? सबसे पहला यूजफुल एस्पेक्ट है, या क्या कहते हैं कि स्मॉल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? छोटे जानवरों की तरह होता है। तो इसको लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए किया जाता है, फॉर लेबोरेटरी यूजेस, फॉर कहाँ? लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट इसका यूजेस कहाँ है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है इसमें हम एल्गी और बैक्टीरिया को एक साथ करते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में आते हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी प्रोटोजोअन्स का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। थर्ड हम इसका देख सकते हैं कि यूजेस क्या होता है। इसका यूज जो होता है वो मोलस्का फाइलम जो होता है, मोलस्का फाइलम के जितने जंतु हैं इनके भोजन के लिए होता है। फूड फॉर मोलस्कंस, मोलस्का के लिए भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि मोलस्का जो है एक प्रकार का एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जंतु होते हैं। इन एक्वेटिक एनिमल्स के भोजन के लिए भी प्रोटोजोआ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ लिव इन बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बॉडी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। किसके? ह्यूमंस के, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज के डाइजेशन में, किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या? प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जो सेलुलोज के डाइजेशन में सहायक होते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में सहायता करते हैं। क्लियर हो गया? यानी ये सभी क्या है? इसके यूजेस हैं। प्रोटोजोआ का पहला क्या है? लेबोरेटरी रिसर्च के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स के भोजन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यह बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन भी करता है। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं और वो करते क्या है? सेलुलोज का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। अब हम देखते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या होते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआ किस तरीके से प्रोटोजोआ जो होते हैं हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो प्रोटोजोआ है बहुत सारे क्या कहते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि पहला हो गया डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री ये नहीं होगा, डिसेंट्री, ठीक। डिसेंट्री जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ के कारण होता है। किस प्रोटोजोआ के कारण? एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण एक डिजीज होता है डिसेंट्री। समझ में आ गया? डिसेंट्री जो है किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है? डिसेंट्री होता है, ठीक है। दूसरा होता है मलेरिया, ठीक। मलेरिया हम जानते हैं कि नहीं, मच्छर के काटने से होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मच्छर सिर्फ और सिर्फ इस मलेरिया का वाहक है। एक से दूसरे में वह रोग को क्या करता है? फैलाने का काम करता है, ढोने का काम करता है, वहन का काम करता है, ठीक है। वो फैलाता है सिर्फ, उसका कारण ये नहीं है। यह एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम।
इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ही क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। समझ में आ गया। मलेरिया रोग के लिए कौन सा है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। थर्ड हम देख सकते हैं कि डायरिया, डायरिया जो है, डायरिया जो है वह भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम है गायरडिया। डायरिया और गायरडिया इस तरीके से याद कर सकते हैं। डायरिया किससे होता है, गायरडिया से होता है। ठीक है। एक और हम देख सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो होती है, स्लीपिंग सिकनेस यानी कि हमेशा सोने की बीमारी जो होती है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है। ट्रिपैनोसोमा जो होता है, इस ट्रिपैनोसोमा के कारण ही क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। यह ट्रिपैनोसोमा जो होता है हमारे ब्लड के स्टेम में होता है, ब्लड स्टेम में प्रेजेंट होता है। ब्लड स्टेम में जैसे ही ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट हो जाएगा वहां पर यह रहता है। जैसे ही एक्टिव होने लगता है वह क्या हमारे बॉडी में एक बीमारी उत्पन्न करता है, स्लीपिंग सिकनेस का रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।